भारत क्या लग रहा है आपको, भारत ने बस मिस कर दी है या फिर से बस पकड़ सकता है? देखिए, बस पकड़ने के लिए आपके पास हमेशा मौका रहेगा है। मेरा मानना है कि सरकार जो है वो विड्रॉल के स्थिति में है। मतलब अपने जो शुरू में लग रहा था कि एक ग्लोबल एम्बिशन है हमारी सरकार का या प्राइम मिनिस्टर का, मुझे लगता है कि अब उस मिशन से हम लोग पीछे हट रहे हैं। या तो हम लोग फेलियर के डर से पीछे लौट रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर हमने ये दांव खेला तो वो उसका फायदा नुकसान हो जाएगा। और दूसरी चीज मुझे लग रही है कि इडियोलॉजिकली चूंकि थोड़ा इजराइल से निकटता है हमारी सरकार की, तो उसका भी एक असर हो सकता है। और दूसरा ये कि जिस तरीके के यहाँ पे ज़ॉम्बी उछल रहे हैं सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, तो अपने बेस को भी ये लोग ये कि भाई हो रहा है, मरने दो मुसलमानों को। तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स इसमें काम दे सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बार बार एक ही चीज इसमें दोहराता हूँ कि भारत को की जो छवि है दुनिया भर में कि आप जो है भरोसेमंद दोस्त नहीं हो सकते, इस छवि को हमें तोड़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ अब देखिए, खुद प्राइम मिनिस्टर ने, मुझे याद है कुछ साल पहले, कोई 5-10 साल पहले बोला था कि पुतिन से मुलाकात में कि भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि रूस हमारा दोस्त है। तो रूस हमारा दोस्त है, बच्चा बच्चा जानता है, इसको बनने में कितने साल लगे हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स हुए उसके बाद। अभी अभी आप देखिए, मैं नॉर्थ कोरिया में हम राजदूत नियुक्त हुए हमारे, तो मैं उनके बारे में लिख रहा था, तो मैं थोड़ा बिजनेस का देखा, तो देखा कि 2017 में अमेरिकी सैंक्शंस जब यूनाइटेड नेशन वाला सैंक्शन लगा, तो उसके बाद हमने उस जीरो कर लिया अपना, मतलब कोई 11 मिलियन के आसपास हमारा बिजनेस हो गया। और ठीक वही समय है जब चाबहार पोर्ट को लेके हमारा काम बंद हुआ, ट्रंप के सैंक्शंस की वजह से, ईरान से। तो हम लोग अपना नुकसान कर करके कौन सा पॉलिटिकल पोजीशन बना रहे हैं, कर रहे हैं। चीन से अमेरिका को दिक्कत नहीं है, वो नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती कर रहा है, और हम नॉर्थ कोरिया से बिजनेस करेंगे तो अमेरिका को दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि या फियर ऑफ फेलियर है, क्योंकि चतुराई और समझदारी तो मुझे नहीं दिख रही है। वो तो नहीं दिखती है, कहीं नहीं दिखती है। आपने तो नहीं आपने पीयूष गोयल वाले मसले में देख लिया ना, पीयूष गोयल ने आसियान कंट्रीज को क्या भला बुरा बोला, फिर अगले दिन हमारे सेक्रेटरी को जाके जकार्ता में एक भाषण में बोलना पड़ा कि नहीं हमारा तो कल्चर है, ये है वो है। और सोचिए, पीयूष गोयल जो राष्ट्रवाद, सनातन और ये सारा संस्कृति वगैरह करते रहते हैं, उनको समझना चाहिए कि आसियान के 10 में से 9 देशों में भारतीय संस्कृति है, भारतीय प्रभाव की संस्कृति है। और मतलब आप सोचिए कि किस लेवल पे चीजें हो रही है, वर्ड क्या यूज किया जा रहा है। देखिए वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्होंने कहा, पीयूष गोयल ने लंदन में, कि जो पीछे हमारे ट्रेड डील्स थे आसियान के साथ, वे सीली थे। अब ये कितना मतलब अनकुश टाइप का लैंग्वेज है, ये ऐसे वर्ड यूज करना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या कहा, कुछ देशों का नाम लेके कह दिया कि ये तो चाइना की बी टीम है। माने चाइना आपका सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और आप बी टीम नहीं है। जो $100 बिलियन हर साल उसको मुनाफा भेज रहा है जो देश, वो बी टीम नहीं है, और वो तो उनके पड़ोसी हैं। वो उसके बी टीम नहीं होंगे तो कौन होगा। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग, जबकि खुद $100 बिलियन दे चुके हैं पिछला, अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म। तो ये तो हालत है। जबकि देखिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अभी आपके गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। फिलीपींस, वियतनाम और सिंगापुर के नेता जो हैं वो आने वाले हैं अगले महीनों में, इसी साल। और उस बीच में आप कह रहे हो ये 30 साल मना रहे हैं हम लोग इस बार ग्रुप में फुल डायलॉग पार्टनर बने हुए हमें 30 साल हुए आसियान में। जो वहां पर लिखा नहीं, आसियान प्लस इंडिया मीटिंग होती है,
जब ये अभी पीछे ही गए थे प्राइम मिनिस्टर हमारे। और आसियान दुनिया का सबसे तेजी से डेवलप दरअसल होता जो ग्रुपिंग्स बनी थी लेट 90s और अर्ली 2000 में, उनमें जैसे एक साफ्टा थी, एक ना अमेरिका की कोई एक नाफ्टा, हाँ साफ्टा थी, एक अपना ये साउथ एशिया की कुछ बन रही थी, उसका भी नाम मैं भूल रहा हूँ क्या था, साफ्टा था या क्या था, ऐसे कुछ नाम उसका भी था। यूरोपीय यूनियन था जिस तरह से वो बना, और आसियान बना, जिसमें सबसे सक्सेसफुल अगर कोई ग्रुपिंग रही है वो आसियान ही रही है। बाकी सबके जी आप ये देखें कि म्यांमार को थोड़ा छोड़ दें क्योंकि उनकी अपनी चीजें हैं, लेकिन आसियान के देशों की बात या बड़ी बड़ी जीडीपी के आंकड़ों की बात छोड़ दें, 2030 तक, ये वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, 2030 तक आसियान की 70% जो जनता होगी वो उच्च मध्य आय वर्ग में होगी। जस्ट सोचिए कि 70% आबादी अगर किसी देश की या किसी सोसाइटी की, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में तो 2-4-10 नौकरी करने वाले हो जाते हैं तो गांव की किस्मत बदल जाती है। हाँ। तो और उस ब्लॉक को हम लंदन में जाके, जो कि अपने इतिहास के सबसे गर्त में है जो देश, वहां पे जाके हम प्रवचन दे रहे हैं। तो क्या करिएगा, ये तो हालत है।